हेलो एवरीवन, मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का इलेक्ट्रिकल विद आलोक यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर 1 आप लोग को काफ़ी पहले दिया जा चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग उसे अच्छे से कवर किए होंगे। साथ ही साथ टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट का ये दूसरा लेक्चर है, इसमें हम लोग टेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को और कवर करने वाले हैं। आप लोग को पता है कि बीते कुछ एग्जाम में टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक को काफ़ी वैल्यू दिया जा रहा है। काफ़ी सवाल इससे पूछे गए थे एसएससी जेईई 2022 के एग्जाम में भी, और बीते एनएचपीसी के एग्जाम में भी इनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए। मैंने जो पिछले वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड करवाया था, उस वीडियोस में से डायरेक्ट 3 सवाल एनएचपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे। डायरेक्ट 3 सवाल, जिसके फोटोज़ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी किया था। आप लोग अगर पिछले वीडियोज़ को अच्छे से कवर किए होंगे तो आप लोग उस सवाल को बनाएंगे। साथ ही साथ अब आने वाले दिनों में टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट आप लोग के लिए एक कोर पेपर बनने जा रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में जब इलेक्ट्रिकल के वर्क को एग्जीक्यूट करना होता है तो वहाँ एस्टिमेशन टॉपिक का काफ़ी यूज पड़ता है। तो एस्टिमेशन के अंदर हम काफ़ी चीज़ को पढ़ेंगे, उनमें से अभी हमारा टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जो कि आप लोग अपना कोर पेपर समझ के इसे कवर करें। और जितने भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये सारे कंटेंट टू द पॉइंट है। जब आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग देखते होंगे सिर्फ वही बातों को मेंशन किया गया है जिनसे कि आपको वो टॉपिक समझ में आए। साथ ही साथ एक नॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया गया है, ताकि आप खुद से पढ़ के भी जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और खुद से जब पढ़ेंगे तो आप खुद से समझ पाएंगे। इतनी आसान लैंग्वेजेस में लिखे गई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियोज़ जो पहला लेक्चर के थ्रू दिया गया था वो आप लोग अच्छे से कवर किए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था लेक्चर 2, तो ये वीडियोस आप लोग को टेंडर के नेक्स्ट दिया जा रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है, 3-4 वीडियोस में हमारा टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट विथ ऑडिट भी हम लोग देखने वाले हैं। इन सारे को हम लोग कवर करेंगे। जस्ट उसके बाद हम लोग 100 प्लस मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट हमारा कमज़ोर पॉइंट नहीं, हमारा स्ट्रेंथ बने। हम लोग चाहें कि टेंडर के क्वेश्चन आए एग्जाम में और हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं टेंडर के इस दूसरी लेक्चर को। हम लोग इसमें पार्ट 2 देख रहे हैं, और जैसा कि आप लोग पार्ट 1 देख चुके होंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिकली टेंडर क्या है और टेंडर का मतलब, टेंडरिंग और टेंडर का मतलब हमने समझा था। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ टेंडर के बारे में हमने बात किया था, जिसमें से मैं एक बार रिकॉल करा दूं आप लोग को। टेंडरिंग एक प्रोसेस है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को किसी कॉन्ट्रैक्टर तक देना, इस बीच के सारे प्रोसेस टेंडरिंग कहलाते हैं। और टेंडर एक डॉक्यूमेंट है जिनमें सारा कुछ मेंशन रहता है कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, साथ ही साथ नेचर ऑफ वर्क के साथ एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है और टाइम ड्यूरेशन क्या है। इस तरह की सारी चीज़ें जिस डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है उसे टेंडर कहते हैं। मैंने आप लोग को पढ़ाया था नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर क्या होता है, इनके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। साथ ही साथ एक टेंडर का प्रोसीड्यूर भी बताया था कि किस किस तरह से टेंडर कंप्लीट किया जाता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद नोटिस इशू किए जाते हैं, फिर सबमिशन होता है, और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के सारे डिटेल्स, और वो चौथे प्रोसेस में हम लोग उनको अवार्ड कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में दे देते हैं काम। तो उम्मीद करते हैं पिछले वीडियोस में आप लोग देखे होंगे। साथ ही साथ पिछले वीडियोस से एनएचपीसी जेईई के एग्ज़ाम में टोटल 3 सवाल हूबहू पूछे गए थे। मैंने वो सवाल अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किया भी था कल, आप लोग देखे होंगे। मैंने बार बार बोला है, कंटेंट वही लिया जा रहा है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो टेंडर भी एक अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है एस्टिमेशन कोस्टिंग के अंदर, बट मैं काफ़ी दिनों से सिर्फ उन्हीं चीज़ को सिलेक्ट कर रहा था जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका पार्ट 2 में देखते हैं आज क्या क्या मतलब हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पार्ट 2 में इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में, क्योंकि टेंडर के अंदर कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं और इनसे सवाल बार बार पूछे जा सकते हैं, या फिर ये बेसिक्स हैं, इतने आपको आने चाहिए। तो इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहले है इम्पोर्टेंट टर्म्स के अंदर है अर्नेस्ट मनी। आप लोग इसके बारे में काफ़ी सुने होंगे और कई बार सवाल भी इससे देखे होंगे। अर्नेस्ट मनी किसी भी प्रोजेक्ट जो कि एक किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है, उसमें अर्नेस्ट मनी टिपिकली 1 to 3% होता है, लेकिन जनरली हम लोग 2% मेंशन करते हैं। आप लोग से सवाल में पूछा भी यही जा सकता है कि अर्नेस्ट मनी कितना होता है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का। तो अर्नेस्ट मनी क्या है कि टोटल कॉस्ट का 2% होता है।
अर्निस्ट मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि कितना उनसे अर्न किया जाएगा उस प्रोजेक्ट से। तो कितना होता है, जनरली 2% होता है, वैसे टाइपिकली इसका रेंज है 1 to 3%, आप लोग इसे याद रखेंगे। साथ ही साथ हम लोग दूसरा एक टर्म जानते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लोग ज़रूर सुने होंगे कि जब किसी ठेकेदार को या कॉन्ट्रैक्टर को वर्क दिया जाता है तो उस एस्टिमेटेड कॉस्ट, जैसे 100 रुपये की अगर वो प्रोजेक्ट है तो उसका 5 to 10% आपको सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है। वो ठेकेदार को जमा करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको जमा करना पड़ता है ये चीज़। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लोग बार बार सुने होंगे। इवन अगर आप बड़े बड़े शहर में रूम लेने जाएं या फ्लैट लेने जाएं तो आपसे पहले एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवाते हैं वो। तो यहाँ भी वही सेंस है और प्रोजेक्ट टेंडरिंग में भी हमारा वही सेंस आप लोग समझेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है, 5 to 10% होता है। 5 to 10% इसका रेंज है, और जनरली ऑप्शन में अगर रेंज ना दिया हो तो हम लोग 10% को आंसर लेते हैं। प्रीवियस कई एग्जाम में 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी को दिया गया है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होंगी मनी के टर्म में। पहला अर्नेस्ट मनी जो कि कितना होता है 1 से 3%, जनरली हम लोग 2 लेते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें इसके अलावे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो आप लोग अभी देख रहे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है हमारा, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं इसी में और सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि टेंडर टाइम लिमिट क्या होता है। टेंडर टाइम लिमिट की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोग को पता है किसी भी तरह के प्रोजेक्ट अगर डिलीवर किए जाते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप एक टाइम पीरियड मतलब इतने वर्षों के अंदर इसे कंप्लीट करेंगे। जैसे आप लोग को पता है गवर्नमेंट जो भी अगर कोई पुल बनवाती है तो उनका एक पीरियड होता है कि हाँ 2 साल में ये बन के तैयार हो जाएगा या 4 साल में, जो भी उनका प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उनका पीरियड होता है। उसी को हम लोग इस टेक्निकल भाषा में टेंडर टाइम लिमिट कहते हैं। इट इज़ द टाइम अप टू विच इन हॉट बिड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इज वैलिड। मतलब बिड मतलब होता है बोली लगाना, जैसे आईपीएल की टीम की बोली लगती है, इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर जब बोली लगाते हैं तो उसी समय उसको मेंशन करना होता है कि वो कितने दिन में यह काम को ख़त्म करेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज टेंडर वैलिडिटी पीरियड, कि इस टेंडर का वैलिडिटी कितना दिन है। तो ये नाम से भी क्लियर है, टेंडर वैलिडिटी पीरियड मतलब कि जिन्होंने भी इन्होट मतलब प्रदान किया गया है कि बोली लगा के जिन भी कॉन्ट्रैक्टर को ये दिया गया है उनका एक टेंडर लिमिट होता है कि इस टेंडर का लिमिट कितना है, कितने दिन का इसका लिमिट है, तो वो वर्षों में ईयर्स में रहते हैं। तो आप लोग इसे देखेंगे, नाम से क्लियर है। डिफिनेशन क्या हो सकता है आप लोग सोच भी सकते हैं, टेंडर टाइम लिमिट आल्सो नोन एज टेंडर वैलिडिटी पीरियड। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं एक टर्म है एक्स्ट्रा टाइम्स। एक्स्ट्रा टाइम्स क्या है? एक्स्ट्रा टाइम हम लोग अपने भी कहते हैं मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, मतलब वर्क के अलावा, मेन जो हमारा वर्क है उसके अलावा की बात को हम लोग एक्स्ट्रा कहते हैं। आइए इसमें दिया गया मेंशन, आइटम विच आर नॉट स्पेसिफाइड इन द टेंडर बट आर यूज्ड इन एक्चुअल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट आर टर्म एक्स्ट्रा टर्म। बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है जो कि एस्टिमेशन में नहीं काउंट किए जाते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग या फिर जब वर्क एग्जीक्यूट हो रहा होगा या फिर जब काम चल रहा होता है साइट पे तो उस समय ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ें की। उतने सारी चीज़ हम एस्टिमेशन बनाते इसमें मेंशन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे या भी फिर जहाँ वर्क चल रहा है प्रोजेक्ट में लगते हैं, इसे हम लोग एक्स्ट्रा आइटम कहते हैं। तो कहता है इन विच आइटम्स विच आर नॉट स्पेसिफाइड, जो कि पहले से स्पेसिफाइड नहीं था, इन द टेंडर में पहले से स्पेसिफाइड नहीं था, बट वर्क को एग्जीक्यूट करने के दरमियान इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसे हम लोग एक्स्ट्रा आइटम का नाम देते हैं। इससे सवाल आपको कैसे पूछे जाएंगे, आपको ये जो आप डिफिनेशन देख रहे हैं ना बड़ा सा, ये डिफिनेशन आप लोग को स्टेटमेंट में दिया जाएगा और बोला जाएगा इस टर्म को क्या कहते हैं, तो एक्स्ट्रा टाइम कहते हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आइए देखते हैं, पाँचवा है क्या, एब्रीविएशन। इसे आप लोग काफ़ी शालीनता से समझने की कोशिश करेंगे। एर्बिट्रेशन मतलब होता है मध्यस्थता करना। मध्यस्थता का हम लोग रियल लाइफ में भी बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे अगर किसी दो पार्टी के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट होता है या विवाद होता है, तो उसे सुलझाने के लिए तीसरी पार्टी हमेशा इन्वॉल्व होती है। हम लोग जिन्हें आम भाषा में दलाल के नाम से जानते हैं, कि दो पार्टी के बीच में जो बात उनका ट्रांसफ़र करता है उन्हें हम लोग दलाल कहते हैं। इसकी आवश्यकता टेंडर के टाइम भी पड़ता है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर और टेंडर के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होगा, किसी भी तरह का विवाद होता है या फिर बात नहीं बनती है, तो उन्हीं को सुलझाने के लिए, उसी के सेटलमेंट के लिए एक एब्रीविएटर को लाया जाता है जो इस चीज़ को सुलझाता है। कहता है
इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट कराता है ऑफ द डिस्पाइट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑनर। इसका काम क्या है कि जो भी डिस्प्यूट है किस किस के बीच, टेंडर जो भी ऑनर है और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके बीच जो भी डिस्प्यूट है उन्हें सेटलमेंट करने के लिए एक एब्रीविएटर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कहता है पर्सन हु सेटल्स द डिस्प्यूट टर्म इज एब्रीविएटर। जो व्यक्ति यह काम करता है उसे एब्रीविएटर कहा जाता है। जो भी व्यक्ति सेटलमेंट कराने का काम करता है उसे एब्रीविएटर कहा जाता है। और साथ ही साथ एक और टर्म इसमें मेंशन है कि द रिजल्ट ऑफ एब्रीविएशन इज एज अवार्ड। इसका मतलब है कि सेटलमेंट होने के बाद अवार्ड कहने का है कि कॉन्ट्रैक्टर को इस चीज़ की रिलीफ मिलती है या दोनों पार्टी में बात जब बनती है तो एक अवार्ड मिलता है। अवार्ड कहने द सेंस कि काम में एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है कुछ। जो भी यहाँ अवार्ड का मतलब वो सम्मान देना नहीं है, अवार्ड का मतलब है कि किसी भी डिस्प्यूट का एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलना जो कि दोनों के पक्ष में हो, इसे हम लोग अवार्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंटेनेंस पीरियड के बारे में। मेंटेनेंस पीरियड क्या है? सबसे पहले नाम से भी आप लोग को क्लियर होगा कि मेंटेनेंस वर्क आप लोग सुनते हैं। देखिए होता क्या है कि नॉर्मली आपके घर के आगे का रोड, आपके शहर का रोड, गली का रोड, जो भी सड़क के निर्माण होते हैं या जिसी भी तरह का वर्क हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, मैकेनिकल वर्क हो या फिर सिविल वर्क हो, इन सभी के कॉन्ट्रैक्टर को एक मेंटेनेंस पीरियड दिया जाता है कि अगर इस पीरियड के बीच में जो भी टाइम ड्यूरेशन मेंशन है, अगर उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में किसी भी प्रकार की खामियां आती है उस प्रोजेक्ट में तो उसकी मेंटेनेंस भी वो कॉन्ट्रैक्टर ही करेंगे। ये टेंडरिंग का एक पार्ट है, आप लोग लोकल लाइफ में इसे बहुत बार देखे होंगे, ये भी टेंडरिंग के अंदर हम लोग देखते हैं। तो कहता है इन दिस पीरियड कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एंटायर वर्क इन केस एनी डिफेक्ट्स इज ऑब्जर्व्ड। कहने का मतलब जब काम ख़त्म हो जाता है और उसके बाद कुछ दिनों के मेंटेनेंस पीरियड के अंदर अगर इंटायर वर्क में किसी भी प्रकार की कोई भी डिफेक्ट्स आते हैं या फॉल्ट आते हैं या उसको ऑब्जर्व किया जाता है तो उनकी मेंटेनेंस करना जिम्मेवारी किसकी है? कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी है उनकी मेंटेनेंस करना। तो वही कहता है इन दिस पीरियड कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एक्स्ट्रा वर्क इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट ऑब्जर्व इन जो भी प्रोजेक्ट में। मेंटेनेंस पीरियड में वेरी एज पर प्रोजेक्ट, स्वाभाविक सी है, प्रोजेक्ट जिस तरह का है उसके मेंटेनेंस का टाइम उस तरह से वेरी होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, इसमें मेंटेनेंस पीरियड ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सिविल है, इनके वर्क ज़्यादा, इनके मेंटेनेंस पीरियड थोड़े कम होते हैं। तो इस तरह से हम लोग कुछ मेंटेनेंस पीरियड के बारे में देखें तो आप लोग दो चीज़ें याद रखेंगे। मेंटेनेंस वर्क क्या है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर जब अपना प्रोजेक्ट को सबमिट करता है, प्रोजेक्ट पूरा होता है तो उसके कुछ वर्षों तक उनके पास यह अथॉरिटी है, उनको यह अधिकार दिया जाता है कि अगर किसी भी तरह की फॉल्ट या डिफेक्ट्स ऑब्जर्व किए जाएंगे वो उनका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर ही करेगी। ये आप लोग अपने सड़क में भी देखते होंगे, किसी का 5 साल रहता है, किसी का 10 साल रहता है, जिस तरह का प्रोजेक्ट है वो इस तरह के रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिक्विडिटी डैमेज। लिक्विडिटी डैमेज क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर टू द ओनर इन केस ऑफ डिले ऑफ वर्क। अभी हम लोगों ने देखा था टाइम वैलिडिटी। किसी भी एक टेंडर का, किसी भी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक फिक्स टाइम होता है, या तो आप उसे 5 वर्षों में कंप्लीट करें, जो भी एक टाइम आपको स्पेसिफाइड किया गया है, मेंशन किया गया। अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर उस काम को नहीं ख़त्म करते हैं तो आपको एक जुर्माना देना होता है, जिसे हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं जुर्माना या पेनल्टी कहते हैं। इसी को टेंडर के टर्म में हम लोग लिक्विडिटी डैमेज कहते हैं। इसी को टेंडर के टर्म में हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विडिटी डैमेज कहते हैं। ये क्या है? ये है इट इज़ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन का अमाउंट है जो कि कॉन्ट्रैक्टर देता है किसको? ऑनर को। किस केस में? डिले ऑफ वर्क, अगर वर्क डिले हुआ है। देखिए डिफिनेशन इतनी सिंपल भाषा में लिखे गए हैं कि आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा मन में। इट इज़ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, यह कंपनसेशन की एक राशि है पेड बाय, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दिया जाता है टू द ऑनर, ऑनर को दिया जाता है। किस केस में? डिले ऑफ वर्क, अगर काम डिले हो गया है, काम में देरी हो गई है, इस चीज़ को लेकर जो कंपनसेशन दिया जाता है ऑनर को, यही हम लोग लिक्विडिटी डैमेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक इम्पोर्टेंट टर्म है कड़ीगुंडम। ये एग्ज़ाम में पूछा गया, एनएचपीसी के एग्ज़ाम में इस बार पूछा गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है इसका प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टेंडर नोटिस इस टर्म में कड़ीगुंडम। देखिए आप लोग बहुत बार एसएससी के द्वारा, एसएससी जब अपनी एग्ज़ाम डेट बढ़ाती है
तो उस नोटिस का नाम यही रहता है। या किसी कोई भी एग्ज़ाम डेट आप लोग का नोटिस, जनरली आप लोग अभी स्टूडेंट हैं तो आप लोग अभी एग्ज़ाम नोटिस के बारे में ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए मैं इसके उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर किसी भी एग्ज़ाम का टाइम या एग्ज़ाम का डेट को एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उस नोटिस को आप लोग गौर से देखेंगे, यही लिखा रहता है कोरिगुंडम। इसका सीधी सी मतलब है कि किसी भी चीज़ को एक्सटेंड करना। कोई भी एक नोटिस पीरियड है जिसे एक्सटेंड करना, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को एक्सटेंड करना। टेंडर अगर आज रिलीज किया गया और आज के 10 दिन उसकी वैलिडिटी है, 10 दिन से उसको बढ़ा के 11वां दिन करना है, 15वां दिन करना है, तो इसके लिए एक अलग से कोरिगुंडम निकालता है। यही है प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टेंडर नोटिस। टेंडर के नोटिस को एक्सटेंड करने के टर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोरिगुंडम कहते हैं। इन फॉलोइंग कंडीशन इट रिक्वायर्ड। अब ज़रूरत देखो क्यों होती है, जैसे हमारे फॉर्म भरने के डेट को क्यों एक्सटेंड किया जाता है, या तो साइट स्लो हो जाते हैं, या फिर साइट क्रैश कर जाते हैं, या फिर वर्क नहीं कर रहे होते साइट से, या फिर सफिशिएंट जितना उसका अंदाज़ा होता है उतने फॉर्म नहीं सबमिट होते हैं। तो इस केस में वो क्या होता है, एक्सटेंशन किया जाता है डेट में। सेम हम लोग कंसेप्ट यहाँ भी है टेंडर के केस में। अगर मान के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने एक टेंडर रिलीज किया और 10 दिन का उसका टाइम है, लेकिन उसमें मात्र 3-4 आवेदन उसको प्राप्त हुए, या उसके उम्मीद से कम आवेदन उसमें प्राप्त हुए, तो उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पर्याप्त कंपटीशन नहीं हो पाएगा, तो वो एक नोटिस पीरियड को एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने के लिए एक नोटिस जारी करते हैं जिसे हम लोग कोरिगुंडम कहते हैं। इसका मतलब है कि वो इस नोटिस पीरियड को एक्सटेंड कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, तो रिक्वायर्ड टू ड्यू टू फॉलोइंग कंडीशन। अब क्या कंडीशन हो सकता है, लैक ऑफ सफिशिएंट टेंडर, सफिशिएंट टेंडर वाले उनके पास नहीं पहुंचे हो, मेजर चेंज इन स्पेसिफिकेशन। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। बहुत बार क्या होता है कि किसी भी प्रकार की अगर संशोधन करने पड़ गए, अगर टेंडर पब्लिश कर दिए गए हैं या नोटिस कोई भी एग्ज़ाम का पब्लिश कर दिया गया और बीच में कुछ सुधार करने होते हैं, तो इस केस में भी कोरिगुंडम का नोटिस दिया जाता है। यानी कि अगर सीधी सी बात, अगर किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन या टाइम या नोटिफिकेशन हो या फिर टेंडर रिलीज कर दिए गए हैं और रिलीज करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी भी प्रकार की, या कुछ उसमें चेंजेस करने हो जो कि बताना ज़रूरी है सामने वाले को, तो मेजर चेंजेस हम लोग इसका नाम देते हैं। साथ ही साथ अगर सफिशिएंट टेंडर वाले नहीं पहुंच पाए, बहुत कम पहुंचे, तो इसीलिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं इन सिस्टम को। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक और ये टर्म काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक अंतिम टर्म है प्रोसीड्यूर टू सबमिट द टेंडर। अब देखिए, इनका सीधा सी मतलब है कि सबमिट को, जो हम टेंडर को सबमिट करेंगे, वो किस तरह का एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है। डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है। बहुत जगह क्या होता है कि जब आप जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या फिर आप जब अपने कॉलेजेज या स्कूल्स में एडमिशन लेने गए होंगे, तो एक नोटिस चिपका रहता है कि सबसे पहले आपको क्या लगाना है, रिजल्ट की कॉपी, रैंक कार्ड लगानी है, उनके बाद आपका आधार कार्ड होनी चाहिए या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। इस तरह से एक वो मेंशन कर देते हैं कि किसके बाद क्या होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार प्रोसीड्योर है टेंडर के, जब डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्टर सबमिट कर रहे हो तो उन्हें किस किस प्रोसीड्योर के थ्रू जाना चाहिए और क्या क्या इन्वेलप उनके लिए होना चाहिए। तो इसे हम लोग इन्वेलप सिस्टम भी कहते हैं। इंडिया में जनरली यह काफ़ी चलता है इन्वेलप सिस्टम। इस इन्वेलप सिस्टम में 4 तरह के इन्वेलप होते हैं टोटल। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर सबमिट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट या अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं, तो उसे ये 4 इन्वेलप के सिस्टम से गुजरना पड़ता है। हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत बार अभी जब मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँगा, उस समय आप लोग भी देखिएगा, इससे काफ़ी सवाल पूछे गए हैं कि इन्वेलप 1 में क्या क्या होता है, इन्वेलप 2 में क्या होता है, इन्वेलप 3 में और इन्वेलप 4 क्या होता है। साथ ही साथ आपसे पूछता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपना फाइल सबमिट किया है, तो जब उसे ऑनर ओपन करेगा तो सबसे पहले कौन से इन्वेलप को ओपन करेगा। तो ये एक स्पेसिफाइड टर्म है, इसीलिए आप लोग एक एक चीज़ को इसमें से याद रखेंगे। इसमें से एक टर्म है इन्वेलप 1। इन्वेलप 1 यानी कि पहला इन्वेलप में क्या रहेगा हमारा, अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी, अगर आपको याद हो, इस वीडियोस के स्टार्टिंग में मैंने अर्नेस्ट मनी के बारे में बताया था। वो कितना होता है, मैं अभी आपको फिर से रिवीजन करा दूं, 1 से लेकर 3% होता है, और जनरली ये कितना होता है, 2%। अगर आपको रेंज दिया हो तो 1:3, और रेंज नहीं मेंशन है तो 2% इनका हम लोग मेंशन करते हैं अर्नेस्ट मनी। तो इन्वेलप 1 में हमारा क्या रहता है, अर्नेस्ट मनी रहता है।
इन्वेलप 2 में हमारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहते हैं देखिए। कॉन्ट्रैक्टर टेक्निकल सर्टिफिकेट, जो भी है अगर वो सिविल के कॉन्ट्रैक्टर है तो उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस, कितना उन्होंने वर्क, कितने वर्षों का उनके पास अनुभव है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस टेंडर के लिए जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और फिर टैक्स डिटेल, वो कंपनी कितनी टैक्स पे की है, इन सभी चीज़ का डिटेल्स रहता है। तो मोस्टली इन्वेलप 1 में हमारा फिक्स है क्या रहेगा, अर्नेस्ट मनी रहने वाला है। साथ ही साथ जो भी 2% मनी है वो इन्वेलप 1 में रहेंगे। इन्वेलप 2 में क्या रहने वाला है, कॉन्ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट रहने वाला है। कॉन्ट्रैक्टर का टेक्निकल सर्टिफिकेट, जिस फील्ड से भी है, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या फिर सिविल हो, उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है ये चीज़ होना चाहिए। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन स्लिप, वो जो रजिस्ट्रेशन कर रही है इस टेंडर के लिए वो स्लिप होना चाहिए। और टैक्स का डिटेल होना चाहिए कि वो कंपनी क्या क्या टैक्स पेयर की है। उम्मीद करते हैं आप लोग ये सब समझ रहे होंगे कि लिफाफा में एक सारी चीज़ डॉक्यूमेंट को डालते हैं हम लोग इसमें, इन्वेलप 2 में। इन्वेलप 3 में एक टर्म डालते हैं हम लोग, टेंडर का फॉर्म। आप लोग पढ़ते हैं किसी भी तरह का एग्जामिनेशन फॉर्म देते हैं कि फॉर्म अलग से होता है जिसमें सारी डिटेल्स आप लोग अपने भरते हैं, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल। इस तरह से टेंडर जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है तो कॉन्ट्रैक्टर को भी एक फॉर्मेट मिलता है, उस फॉर्मेट में उन्हें सारे चीज़ भर के देने होते हैं, वो इन्वेलप 3 में आता है। और लास्ट है एक इन्वेलप 4। अब देखिए इन्वेलप 4 क्या है। सबसे पहले तो आपने इन्वेलप 1 में कुछ अर्नेस्ट मनी डालें, इन्वेलप 2 में आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट डालें, और इन्वेलप 3 में आप लोग मतलब क्या, टेंडर का फॉर्म ऐड किए। तो ये तीनों तो अलग अलग इन्वेलप है, लेकिन इन्वेलप 4, इन्वेलप 4 के अंदर हम लोग इन तीनों इन्वेलप को डालते हैं। आप लोग को बात क्लियर हुई। ये तो तीनों अलग अलग है, इन्वेलप 1 2 3 तीनों तो अलग अलग बिखरा पड़ा है, लेकिन तीनों को एक लिफाफा, एक इन्वेलप में डालना ही इन्वेलप 4 कहलाता है। तो टोटल कितने हुए, इन्वेलप 4 सबसे ऊपर में होंगे, उसके नीचे में इन्वेलप 1 2 3 इस तरह से सीरियल वाइज होंगे। तो आप लोग को क्लियर हुआ इन्वेलप 4 में क्या क्या होता है। इन्वेलप 1 2 3 तीनों होते हैं। इन्वेलप 2 में क्या होता है, इन कॉन्ट्रैक्टर के सारे डिटेल्स होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं, रजिस्ट्रेशन स्लिप होते हैं, और टैक्स के डिटेल होते हैं। इन्वेलप 3 में क्या है, टेंडर फॉर्म है। इन्वेलप 1 में अर्नेस्ट मनी है, और हम लोगों ने 2 देख लिया। इन्वेलप 4 में ये हो गया। अब आप इतना समझने के बाद सीधी से कह सकते हैं कि अगर हम ओपन करना चाहेंगे, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले किस इन्वेलप को खोलेंगे। आपका एक सुर में जवाब होना चाहिए इन्वेलप 4 हम लोग ओपन करने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, वही चीज़ मैंने लिखी है कि सबसे पहले हम लोग इन्वेलप 4 को ओपन करेंगे। तो ये था एक इन्वेलप फॉर्म। तो उम्मीद करते हैं आपके इस वीडियोस में बताए गए सारे कंटेंट आपको ईजिली समझ आए होंगे। मैं आप लोग को फिर से एक बार इसकी रिवीजन करा दूं तो अर्नेस्ट मनी, जिस भी मतलब प्रोजेक्ट अगर टोटल 1 लाख का है तो उसका 1 से 3% उनका अर्नेस्ट मनी होता है, और जनरली 2% हम लोग लेते हैं। तो आप लोग ये दोनों डाटा याद रखेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लोग को भी पता है कि आप पे ट्रस्ट कैसे करें, इस चीज़ के लिए आपको एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है, सुरक्षा राशि, जो कि 5 से 10% होता है। 5 to 10% एक रेंज है, जनरली हम लोग 10% उसको लेते हैं क्वेश्चन आंसर के समय। आप लोग को टेंडर टाइम लिमिट बताएं कि टेंडर टाइम लिमिट वो टाइम है, जैसे आप लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसका एक पीरियड रहता है ना कि 28 दिन के अंदर इस फॉर्म को सबमिट करना है। उसी तरह एक टेंडर जब नोटिस निकलता है तो उनका एक पीरियड होता है, ये कितने समय तक इसकी बोली लगाई जा सकती है या कोई फॉर्म सबमिट किए जा सकते हैं, उसे हम लोग टेंडर टाइम लिमिट कहते हैं। साथ ही साथ अदर हम लोग इसे टेंडर वैलिडिटी पीरियड भी कहते हैं। इन दोनों का मतलब सेम है। एक्स्ट्रा आइटम नाम से क्लियर है कि वर्क को एग्जीक्यूट करने के दरमियान, जब हम कोई वर्क को, प्रोजेक्ट को मतलब कर रहे हैं, उस दरमियान बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि नहीं मेंशन होती है टेंडर में, उनकी आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग एक्स्ट्रा आइटम के रूप में ट्रीट करते हैं। एब्रिविएशन आप लोग को मैंने मध्यस्थता, मतलब अगर किसी प्रकार के डिस्प्यूट होते हैं किस किस के बीच में, ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, तो उसे उसकी सेटलमेंट के लिए एब्रिविएशन की ज़रूरत होती है। उस प्रोसेस को हम लोग एब्रिविएशन कहते हैं। और ये जो पर्सन ये काम करता है उसे हम लोग एब्रिविएटर कहते हैं। और अगर एब्रिविएटर ये काम करने में सक्सेस हो जाता है तो क्या मिलता है, अवार्ड मिलता है, यानी पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। मेंटेनेंस पीरियड के बारे में हमने बताया कि जब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के टाइम से कुछ वर्षों तक उनके मेंटेनेंस और रखरखाव की जिम्मेवारी भी उसी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। और अगर उस पीरियड के अंदर किसी प्रकार के डिफेक्ट्स या फॉल्ट ऑब्जर्व किए जाएंगे तो उसका मेंटेनेंस उस कॉन्ट्रैक्टर को ही करना होगा। ये है। और ये मेंटेनेंस पीरियड अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग हो सकते हैं, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। लिक्विडिटी डैमेज के बारे में मैंने बात किया। लिक्विडिटी डैमेज क्या है
कि अगर कोई भी वर्क, कोई भी प्रोजेक्ट अपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर नहीं कंप्लीट हो पाया, यानी डिले हो गया, तो जब कोई प्रोजेक्ट डिले होता है उस केस में कॉन्ट्रैक्टर को कुछ कंपनसेशन पे करना होता है ऑनर को। तो इसी को हम लोग लिक्विडिटी डैमेज कहते हैं कि यह क्या है, यह एक अमाउंट है, कौन किसका कंपनसेशन अमाउंट है जो कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा पे किए जाते हैं ऑनर को, किस केस में, डिले ऑफ वर्क डिले होने में। करिंगुंडम के बारे में मैंने देखा कि जब भी किसी प्रकार के नोटिस रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होने के बाद अगर उसमें किसी भी तरह के मेजर चेंजेस करने हो, साथ ही साथ नहीं पड़ा हम लोग को उसका डेट एक्सटेंड करना हो, तो इस केस में हम लोग एक एक्स्ट्रा नोटिस निकालते हैं जिसे हम लोग करिंगुंडम कहते हैं। आप लोग को ये भी समझ में आया होगा, साथ ही साथ आप लोग को इन्वेलप सिस्टम मैंने अच्छे से समझा दिया। तो उम्मीद करते हैं कि इस पीडीएफ में जितने भी पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स, हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। आप लोग इसे समझने की कोशिश किए होंगे। आप लोग भी कोशिश करें कि वीडियोस को पॉज कर करके इसका नोट्स बना ले। बहुत कम आपने देखा है, सिर्फ टू द पॉइंट कंटेंट मेंशन है। आप लोग इसे सीरियस लें। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग इसे कोड पेपर मान के पढ़ाई करें। तो आगे की वीडियोस में हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट के रहेंगे, ऑडिट के पोर्शन रहेंगे, मैनेजमेंट भी रहेंगे। आपको पूरा टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट बहुत छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट कराए जाएंगे, ताकि आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपके टेंडर आपकी कमजोरी नहीं, आपकी मजबूती हो। जैसे एनएचपीसी में बहुत सारे स्टूडेंट इस पोर्शन से धोखे खा चुके हैं। तो अगले एग्जाम में ये गलती नहीं हो, ये हमारा प्रयास है। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।